नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंगदान का दिया बड़ा संदेश। शांति कूच में सैकड़ों लोगों ने लिया अंगदान का संकल्प। अंगदान को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया। सनातन परंपरा में सेवा और त्याग का संदेश। अंगदान सबसे बड़ी मानव सेवा है। उत्तराखंड में मजबूत होगी अंग प्रत्यारोपण व्यवस्था। दून में बनेगा सरकारी उत्तक प्रत्यारोपण केंद्र। शांति कुंज में दधीची अंगदान अभियान का आयोजन। ये बड़ी जानकारी जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। अंगदान सबसे बड़ी मानव सेवा। उत्तराखंड में मजबूत होगी अंग प्रत्यारोपण व्यवस्था। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। दून में बनेगा सरकारी उत्तक प्रत्यारोपण केंद्र। शांति कुंज में दधीची अंगदान अभियान का आयोजन। और आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचाने की अपील से प्रेरित होकर बीजेपी कार्यकर्ता नवीन ठाकुर लगातार साइकिल चलाकर ऊर्जा संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। अब तक वे करीब 4000 किलोमीटर से अधिक साइकिल यात्रा कर चुके हैं। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर नवीन ठाकुर भी साइकिल से वहां पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में जेपी नड्डा ने उनके प्रयास की सराहना की, उनका हौसला बढ़ाया। नड्डा ने कहा कि साइकिल अपनाने से ईंधन की बचत, पर्यावरण संरक्षण और बेहतर स्वास्थ्य का बढ़ावा मिलता है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। ईंधन बचत को लेकर एक संदेश, जहां नड्डा ने साइकिल अभियान का बड़ा फैसला बढ़ाया। इसके साथ ही पीएम की प्रेरणा से साइकिल चला रहे हैं नवीन, जहां 4000 किलोमीटर साइकिल चला चुके हैं नवीन। ईंधन बचत का संदेश दे रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता, जिसका सराहना करते हुए जेपी नड्डा नजर आए। जेपी नड्डा ने नवीन के हौसलों को बढ़ाया। पीएम की प्रेरणा से साइकिल चला रहे हैं नवीन, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। 4000 किलोमीटर तक साइकिल चला चुके हैं। ईंधन बचत का संदेश देते हुए ये तस्वीर, जहां जेपी नड्डा ने साइकिल अभियान का हौसला बढ़ाया। पीएम की प्रेरणा से साइकिल चला रहे हैं नवीन। 4000 किलोमीटर साइकिल अब तक चला चुके हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में 29 जून से 6 जुलाई तक पूरे प्रदेश में सहकारिता सप्ताह 2026 मनाया जाएगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के 5 साल पूरे होने के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरे करने के निर्देश दिए हैं और इस दौरान सभी जिलों और विकास खंडों में सहकारी चौपाल, जागरूकता शिविर, कृषि, डेयरी उद्यान और मत्स्य पालन से जुड़ी कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही महिला और युवा सम्मेलन, वृक्षारोपण अभियान तथा उत्कृष्ट सहकारी संस्थाओं और व्यक्तियों को सम्मानित करने जैसे कार्यक्रम भी होंगे। सरकार का उद्देश्य सहकारिता से जुड़े अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाना और किसानों, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाना है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाना इसका उद्देश्य है। सहकारिता से जुड़े अभियान को लेकर गांव-गांव पहुंचाया जा रहा है। 29 जून से शुरू होगा सहकारिता 2026। प्रदेश भर में सहकारिता सप्ताह के कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे, जहां आपको बताते चले कि इस दौरान सभी जिलों और विकास खंडों में सहकारी चौपाल, जागरूकता शिविर, कृषि, डेयरी उद्यान और मत्स्य पालन से जुड़ी कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही महिला और युवा सम्मेलन, वृक्षारोपण अभियान, इसके साथ ही उत्कृष्ट सहकारी संस्थाओं और व्यक्तियों को सम्मानित करने जैसे कार्यक्रम होंगे। सरकार का उद्देश्य सहकारिता से जुड़े अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाना और किसानों, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाना है। तो 29 जून से शुरू होगा सहकारिता सप्ताह 2026। प्रदेश भर में सहकारिता सप्ताह के कार्यक्रम होंगे। डॉक्टर धन सिंह रावत ने तैयारी के निर्देश दिए हैं। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जहां 29 जून से शुरू होगा सहकारिता सप्ताह 2026। प्रदेश भर में सहकारिता सप्ताह के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
डॉक्टर धन सिंह रावत ने तैयारी के लिए निर्देश दिए हैं और इसका उद्देश्य आपको बता दें कि गांव-गांव तक तमाम अभियान और किसानों, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाना है, जहां सरकार का उद्देश्य ये है कि सहकारिता से जुड़े जो भी अभियान है उस अभियान को सभी वर्ग तक के लोगों को पहुंचाना है। तो 29 जून से शुरू हो रहा है सहकारिता सप्ताह 2026। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत 27 और 28 जून को पौड़ी जिले के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के कई गांव का दौरा करेंगे और सड़क, स्वास्थ्य व अन्य विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वे स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनेंगे। इसके अलावा विकास कार्यों की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और जरूरी दिशा निर्देश देंगे। दौरे के दूसरे दिन वे प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो ग्रामीणों से सीधा संवाद करेंगे। चमोली जिले के नारायणबगड़ में आपदा की सूचना मिलने पर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष नरेंद्र भारती मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित इलाके का स्थलीय निरीक्षण कर नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। नरेंद्र भारती ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी संगठन इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है और प्रशासन के साथ मिलकर राहत और सहायता पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो आपदा प्रभावित क्षेत्र का यहाँ निरीक्षण किया गया है और हर संभव ये आश्वासन दिया गया है सहायता करने के लिए। पीड़ित परिवारों से बीजेपी जिलाध्यक्ष ने मुलाकात की। नरेंद्र भारती ने मदद का आश्वासन दिया। ये तस्वीर आप तक साझा करें जहां बीजेपी नेता नरेंद्र भारती नारायणबगड़ पहुंचे और इस दौरान उन्होंने आपदा से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं भी सुनी। नरेंद्र भारती ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी संगठन इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और प्रशासन के साथ मिलकर राहत और सहायता पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया जा रहा है जहां बीजेपी नेता पहुंचे, पीड़ित परिवार से मिले और हर संभव मदद का भरोसा दिया। बीजेपी नेता नरेंद्र भारती ने मदद का आश्वासन दिया है। नारायणबगड़ पहुंचे बीजेपी नेता नरेंद्र भारती, आपदा प्रभावित क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया और पीड़ितों को मदद के लिए भरोसा दिया। मसूरी आने वाले पर्यटकों को जल्द ही लंबे जाम से राहत मिल सकती है। नगरपालिका परिषद ने कोलोखेत इको बैरियर और माल रोड प्रवेश बैरियर पर फास्टैग आधारित शुल्क प्रणाली लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अलग अलग लेन बनाई जाएगी जिससे वाहनों की आवाजाही तेज और सुगम होगी। स्थानीय निवासियों के लिए विशेष पास की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि उन्हें बार बार शुल्क न देना पड़े। नगर पालिका का कहना है कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और राजस्व का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा। वहीं लोगों से इस नई व्यवस्था पर अगले 3 महीने तक सुझाव भी मांगे गए हैं। तो डिजिटल सिस्टम में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी। मसूरी में फास्टैग से मिलेगा जाम से राहत। इसके साथ ही इको बैरियर पर शुरू होगी डिजिटल शुल्क व्यवस्था। स्थानीय लोगों को मिलेगा विशेष पास सुविधा। डिजिटल सिस्टम से बढ़ेगी पारदर्शिता और सुविधा। तो मसूरी में फास्टैग से मिलेगा जाम से राहत। जो भी मसूरी आने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए ये राहत भरी खबर है। जहां नगर पालिका का कहना है कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और राजस्व का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा। वहीं लोगों से इस नई व्यवस्था पर अगले 3 महीने तक सुझाव भी मांगे गए हैं। इको की हम बात करते हैं, कोल्लू खेत की जब हम बात करते हैं
तो एग्जिट वाला तो एज इट इज़ रहेगी जैसे व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन जब हम एंटर करते हैं तो हमारी एक लेन रहेगी जिसमें टूरिस्ट की गाड़ियाँ आएगी जो फास्टैग से होकर के निकलेगी। एक लेन हमारी रहेगी जहाँ पे जो हमारी लोकल गाड़ियाँ हैं वो उनको फास्टैग से अलग रखना है, तो उनको हम एक लेन से बाहर करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि वहीं पे एक ऐसा स्पेस बनाया जाए जहाँ से टू व्हीलर निकले, लेकिन जैसे रेंटल स्कूटियाँ हैं, टू व्हीलर का जो हमारा जो चार्ज करता है इको पे, उसको जिस तरीके से अभी मैनुअली काटा जा रहा है उनका उसी तरीके से वो काटा जाए। अर्धकुंभ 2027 से पहले हरिद्वार को जाम से राहत देने के लिए NHAI तेजी से सड़क परियोजनाओं पर काम कर रहा है। 51 किलोमीटर लंबी स्पर टू हरिद्वार परियोजना का करीब 92% और 15 किलोमीटर लंबे हरिद्वार बाईपास का लगभग 77% काम पूरा हो चुका है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को हरिद्वार पहुंचने में आसानी होगी। शहर के अंदर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और हर की पैड़ी, चंडी चौक समेत कई प्रमुख इलाकों में जाम से राहत मिलेगी। NHAI इन मार्गों पर आधुनिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी लगा रहा है ताकि अर्धकुंभ के दौरान यातायात सुचारू और सुरक्षित बना रहे। तो एक बड़ी पहल भी बताई जा रही है जिसके बाद से जाम से राहत मिलती हुई नजर आएगी और सफर भी आसान होगा। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां श्रद्धालुओं को अब सुगम सफर मिलेगा। आपको बताते चले, जहां पर 51 किलोमीटर लंबे स्पर टू हरिद्वार परियोजना का करीब 92% और 15 किलोमीटर लंबे हरिद्वार बाईपास का लगभग 77% काम भी पूरा हो चुका है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को हरिद्वार पहुंचने में आसानी होगी। शहर के अंदर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और हर की पैड़ी, चंडी चौक समेत कई प्रमुख इलाकों में जाम से राहत मिलेगी। NHAI इन मार्गों पर आधारित आधुनिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी लागू कर रहा है। ऐसे में अर्धकुंभ के दौरान यातायात सुचारू और सुरक्षित बना रहे। हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में 17 से 26 जून तक चले नशा मुक्त भारत सप्ताह का समापन राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम के साथ हुआ। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए नशा मुक्त, स्वस्थ और संस्कारित समाज का निर्माण, इस अभियान में देश भर के 1.31 करोड़ से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान करीब 4000 लोगों ने नशा मुक्ति रैली में भाग लिया और नशा मुक्ति की शपथ ली। साथ ही केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और अखिल विश्व गायत्री परिवार के बीच जागरूकता अभियान को और मजबूत बनाने के लिए MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बताते चले कि अधिकारिता विभाग और अखिल विश्व गायत्री परिवार के बीच जागरूकता अभियान को और मजबूत बनाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए। गायत्री परिवार और केंद्र के बीच ही हुआ, जहां नशा मुक्त भारत सप्ताह का समापन हो गया है। कार्यक्रम के दौरान करीब 4000 लोगों ने नशा मुक्ति रैली में भाग लिया और नशा मुक्ति की शपथ ली। साथ ही केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार के बीच जागरूकता अभियान को मजबूत बनाने के लिए MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए। तो नशा मुक्त भारत सप्ताह का यहां पर समापन हो गया है। 1.31 करोड़ लोगों ने इस अभियान में हिस्सा लिया। तो नशा मुक्त भारत का संकल्प लिया गया। गायत्री परिवार और केंद्र के बीच एक MOU हुआ। चमोली जिले में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक अनोखी पहल की गई है। डाइट गौचर में चल रहे 5 दिवसीय समर कैंप में इस बार स्कूली बच्चे DLED प्रशिक्षुओं को सुंदर हस्तलेखन सिखा रहे हैं। इस कैंप में 62 DLED प्रशिक्षु और 100 से ज्यादा स्कूली बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। बच्चों ने मास्टर ट्रेनर की भूमिका निभाते हुए हस्तलेखन की बारीकियां सिखाई। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य बच्चों का हस्तलेखन सुधारना और उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है। तो हस्तलेखन सुधारने की ये अनोखी पहल की गई है। बच्चों ने प्रशिक्षण की जिम्मेदारी संभाली। चमोली में शिक्षा का ये अनोखा प्रयोग देखने को मिला, जहां
बच्चों ने प्रशिक्षु को हस्तलेखन सिखाया। हस्तलेखन सुधारने की ये अनोखी पहल बताई जा रही है, जहां बच्चों ने प्रशिक्षण की जिम्मेदारी को संभाला। तो ये तस्वीर आपको चमोली से साझा कर रहे हैं, जहां शिक्षा का एक अलग ही नजारा देखने को मिला। बच्चों ने प्रशिक्षुओं को सिखाया हस्तलेखन, जहां हस्तलेखन सुधारने की अनोखी पहल की गई। और रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक युवक को चाकू से मारकर हत्या कर दी गई। यहां जिस इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक युवक किसी काम से बाइक से जा रहा था, तभी कुछ लोगों ने युवक को रोककर उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और पेट में कई वार किए। गंभीर रूप से घायल युवक को पहले रुड़की अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उसे देहरादून रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में टीमें लगाई गई हैं। देखिए, भगवानपुर थाना क्षेत्र में अल्लू माजरा जो एरिया है, वहाँ पर एक सूचना मिली पुलिस को कि एक व्यक्ति द्वारा जो है किसी को चाकू मार दिया गया है। तो मौके पर पुलिस पहुंची वहाँ पर, और जो विक्टिम है उसका नाम मसीद है। ये घटना लगभग 11 बजे की घटना है। तो जो व्यक्ति है, जो विक्टिम था, उसको उपचार हेतु जो आरोग्य अस्पताल लेके दिया गया। वहां से आरोग्य से उसको देहरादून रेफर कर दिया गया और देहरादून ले जाते वक्त उसकी रास्ते में मृत्यु हो गई। अभी इसमें जो पुलिस और अग्रिम कार्रवाई जो भी है उसमें जो है अभी इसमें तहकीकात चल रही है और आगे की जो इसमें जो भी होगा मुकदमा दर्ज करेगा, बाकी चीजें जो है इन्वेस्टिगेशन रहेगी। हरिद्वार के कनखा क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक नशे की हालत में अपनी मां के साथ मारपीट करता दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी है और घटना की चर्चा हो रही है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है और इस घटना के बाद नशे की लत और परिवार के बुजुर्गों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां नशे में धुत एक युवक अपने मां को पीटता नजर आ रहा है। और ये सीधी तस्वीर देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये हरिद्वार से तस्वीर है, जहां नशे में बेटे ने मां पर हाथ उठाया है। जहां हरिद्वार में किस तरह से नशे में धुत होकर एक युवक अपने मां को पीटता नजर आ रहा है और ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। अब इस वीडियो पर पुलिस संज्ञान भी ले रही है। बताया जा रहा है कि बेटा नशे में धुत था और जिसके बाद वो अपने मां पर लगातार थप्पड़ बरसाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। नैनीताल की नैनी झील से लगातार दूसरे दिन एक शव मिलने से शहर में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि झील में एक 56 साल के व्यक्ति का शव मिला है। सूचना पर पहुंची मल्लीताल पुलिस ने शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ होगी। और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां नैनी झील से लगातार दूसरे दिन शव मिला है। इससे पहले भी एक तस्वीर सामने आ चुकी है और वही एक बार फिर नैनी झील में एक शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। मल्लीताल पुलिस ने अब इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इस व्यक्ति की मौत कैसे हुई है। 56 साल का ये व्यक्ति बताया जा रहा है, जिसका शव नैनी झील से बरामद हुआ है। एक मेंढर व्यक्ति है, इनकी एज 56 साल है और इनकी लेक में गिरने से इनकी मृत्यु हो गई थी। हमारे पास ही मृत अवस्था में लाए गए थे और इनका मैं चेकअप करके इनको मृत घोषित किया है। उसके बाद हमने इनको शवगृह में शिफ्ट किया है। अब पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। उसके बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी
अब बाकी चीज़ों से फिर आपको हम अवगत कराएंगे। चंपावत में मानसून को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में बाढ़, भूस्खलन और सड़क बंद होने जैसी आपदाओं से निपटने की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा कार्य तेज कर दिए गए हैं और नदियों के तटबंधों को मजबूत किया जा रहा है। अस्पतालों में जरूरी दवाओं का भंडारण, दुर्गम क्षेत्रों में खाद्यान्न की व्यवस्था और राहत बचाव के लिए क्विक रिस्पांस टीम भी तैयार कर दी गई है। लगातार बारिश की संभावनाओं को देखते हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और बिना अनुमति जिला मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। तो मानसून से पहले चंपावत में हाई अलर्ट है। आपदा से निपटने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। डीएम ने अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मानसून से पहले प्रशासन ने बड़ी तैयारी कर ली है। आपदाओं से निपटने की सभी तैयारी पूरी की जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा कार्य तेज कर दिए गए हैं और नदियों के तटबंधों को मजबूत किया जा रहा है। अस्पतालों में जरूरी दवाओं का भंडारण, दुर्गम क्षेत्रों में खाद्यान्न की व्यवस्था और राहत बचाव के लिए क्विक रिस्पांस टीम भी तैयार कर दी गई है। लगातार बारिश की संभावना को देखते हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं और बिना अनुमति जिला मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। तो मानसून से पहले लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने बड़ी तैयारी कर ली है। मानसून से पहले चंपावत में हाई अलर्ट है ताकि किसी भी तरह की कोई भी प्राकृतिक आपदा से पहले ही निपटा जा सके। तो आपदा की अगर हम बात करें तो अभी तक समस्त विभागों के माध्यम से सभी विभाग जो है जिनमें समन्वय की आवश्यकता थी, कुल 6 बैठकें मेरे स्तर से अभी तक। के अतिरिक्त आपदा के लिए जहां जहां पर बचाव के लिए जो आवश्यकताएं रहती हैं उस पर भी कार्य किया है। आपने देखा होगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये जो समय रहा है, खास करके अप्रैल से जून तक का जो समय रहा है, उसमें हम लोगों ने जो हमारे टनकपुर बनबसा क्षेत्र है वहाँ पे एक बड़ा कार्यक्रम चला करके हम लोगों ने व्यापक जन सहभागिता और विभागों के आपसी सामंजस्य के हिसाब से रिवर ट्रेनिंग का जो है वो कार्य उसको पूर्ण कर लिया है। इसके अलावा जो हमारी खेत खेड़ा, खाल खेड़ा वाले एरियाज हैं वहाँ पे ब्रेथवाइट कंपनी और हमारी शारदा कॉरिडोर में भी लगातार वहाँ पर कार्य हुआ है। हरिद्वार के कनखा क्षेत्र में घर के अंदर किंग कोबरा निकलने से परिवार में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और इलाके में दहशत का माहौल बन गया। इसके बाद वन विभाग की क्यूवाटी टीम मौके पर पहुंची। टीम के सदस्य तालिब ने सावधानी के साथ किंग कोबरा को सुरक्षित रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद सांप को सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के लिए वन विभाग की टीम अपने साथ ले गई। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां एक घर में किंग कोबरा निकला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।